अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ पैमाने इश्क पार्ट 6। ईशी ने उसे अकेला बैठा देखा, फिर तेज़ कदमों से उसकी तरफ आई। क्या हुआ साहब, झींगे चिमगाड़र नहीं मिले क्या? उसने लब दबाकर पूछा। अरे भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से तुम और तुम्हारे गंदे गंदे कीड़े मकोड़े। तुमसे बात करता है मेरा ठेंगा। उसने मुंह बनाते हुए उसे तपाया। लोफर इंसान, मुंह संभाल कर बात करो, वरना अंगूठा तोड़कर हाथ में दे दूंगी। शर्त लगाई थी ना तुमने मुझ पर? वो फनकार कर पूछती उसे साकित कर गई। नहीं, हाँ लगाई थी। फिर क्या कर लोगी? मारोगी मुझे या शिकायत लगवाकर उस यूनिट से खारिज करवा दोगी? क्या कर लोगी तुम? बताओ, क्या कर लोगी? वो पहले तो ठिठका, फिर तनक कर कहता हुआ खड़ा हो गया। ना बच्चू, तुम्हें तो मज़ा किसी और तरह से चखाऊंगी। अभी तो यशमीना असदुल्ला को नहीं जानते, अब वेट करो मेरे वार का। वो मुस्कुराकर कहती हुई पलट गई। हैं, ये क्या करेगी? कहीं ये किसी गुंडे वगैरह की बहन तो नहीं? उसने दाढ़ी खुजाते हुए परेशानी से सोचा कि उसे गुंडों वगैरह से बहुत डर लगता था। वो आज यूनी नहीं आई थी। हुजान जानता था उसके घर वाले उसे घर से नहीं निकलने देंगे। वो यूनी में अपना टाइम पूरा करता हुआ पार्किंग में आया। शाहान ऑफिस में था। वो तेज़ी से मेल टाइप कर रहा था बाहर के क्लाइंट को, जब गाड़ी एकदम से रुकी थी। वो लैपटॉप से नज़रें हटाता सामने देखने लगा, जहाँ 4-5 मोटे ताज़े आदमी खड़े थे जिनके हाथों में डंडे थे। वो मुस्कुराया। आई लव एडवेंचर्स, वो कहता हुआ बाहर आया। तुम लोगों को मलिक हमाद ने भेजा है? यकीनन, उसने स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उनसे पूछा। हाँ, उसी ने भेजा है। तो फिर क्या कर लोगे नवाबजादे? तैफे पहलवान ने गुस्से से कहते हुए पूछा। तुम लोग क्या चाहते हो? उसने टाई गले से निकाल कर गाड़ी के बोनट पर रखते हुए पूछा। तेरी दोनों टांगें तोड़ेंगे और फिर तेरा एक हाथ तोड़ेंगे, तैफे ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर आ जाओ साथियों, देर किस बात की? वो कहते ही पैंट से बेल्ट निकाल चुका था। तैफा और उसके साथी एकदम उस पर गरजे थे जब उसने बेल्ट घुमाकर सबको वहीं पर रोक दिया था। लो, फेंक दिया बेल्ट यारो, वो मुस्कुराया। वो सब उस पर लाठी लेकर बढ़ने लगे, जब उसने फुर्ती से एक के हाथ से मोटा डंडा छीना और अपनी तरफ आने वाले को घुमाकर मारता गिरा दिया। वो माहिर फाइटर था, वो भी लंदन क्लब का। वो कहाँ उसका मुकाबला कर सकते थे? उसे तो वैसे भी मार धाड़ का बहुत शौक था। टांगे तोड़ने वाले खुद सड़क पर गिरे कर रहे थे। हुजान अहद मीर कोई आम आदमी नहीं, बता देना हमाद मलिक और उसकी फ़ौज को, वो सर्द लहजे में कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। वो सब्ज़ी की टोकरी से सब्ज़ी चुनती ठिठकी। हवेली में आकर रुकती लंबी ब्लैक कार से वो अनजान तो नहीं थी। एक पाँव बाहर रखता वो एक शान से उतरता हुआ उसकी तरफ आया था। पैमान एकदम खड़ी हुई, जिसके नतीजे में गोद में पड़ी टोकरी धड़म से नीचे गिर गई। वो उसके सामने आया। क्यों आए हैं आप यहाँ? उसने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। आपके भाइयों से मिलने, वो कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। वो बौखलाते हुए उसके पीछे लपकी, लेकिन तब तक वो मलिक खावर तक पहुंच चुका था। कैसे हैं मलिक खावर साहब? उसकी आवाज़ पर वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। क्यों आए हो तुम यहाँ मनहूस इंसान? भूल जाओ, मैं अपनी बहन तुम्हारे साथ रुखसत नहीं करूँगा। खला के पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें बहुत जल्द। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मलिक खावर एकदम चिल्लाए थे उस पर। पैमान ने दहल कर उन्हें देखा, जो बहुत गुस्से में थे। हा, मलिक साहब, ये गलत फहमी क्यों है कि मैं आपकी बहन को आपके कहने पर या अदालत के नोटिस पर तलाक दे दूंगा? उसने संजीदगी से आईब्रोज काकर पूछा। तुम्हारे तो बड़े भी देंगे बच्चे, मलिक खावर फनकारे। चले ट्राई कर ले, ट्राई करने में क्या जाता है? लेकिन मैं यहाँ आपसे अपनी बीवी के बारे में बात करने आया हूँ। कौन सी बीवी? कोई बीवी नहीं है तुम्हारी यहाँ, निकलो यहाँ से। उसकी शादी वहीं होगी जहाँ उसके भाई चाहेंगे, मलिक खावर ने दांत पीस कर उसे कहा। ओके, कर ले जो आपको करना है, वो कहता हुआ पलटा। चले, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, हुजान ने उसके पास आते हुए कहा। पैमान ने सर झुकाकर थूक निकला, फिर एक नज़र उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। मुझे नहीं कहीं जाना, वो आहिस्ता से कहती हुई आगे बढ़ी, जब हुजान मीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने नज़दीक कर लिया। माइंड यू मिस पैमान, आपके शौहर के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो तरले मिन्नतें करता फिरे। आपको चलना पड़ेगा, दैट्स इट। वो संजीदगी से कहकर उसकी कलाई पकड़ता आगे बढ़ा। पैमान ने पलटकर परेशानी से खावर को देखा, जो मुट्ठियाँ भींचे खड़ा दोनों को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। छोड़े मुझे, समझ क्या रखा है आपने मुझे?
जब दिल करेगा ठुकरा देंगे, जब दिल करेगा अपना लेंगे। चाहते क्या हैं आप? हेल्प कर दी आपने, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। आप पीछा छोड़े मेरा, तमाशा बनाया हुआ है आपने मेरा। वो जो उसे गाड़ी में बिठाने लगा था, पैमान ने एकदम से उसे कलाई छुड़ाते हुए गुस्से में कहा। वो संजीदगी से उसे देखता रहा। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, नखरे उठाने और बातें सुनने की आदत नहीं है खुजान अहद मीर को। उसने दांत पीस कर कहा। मुझे नहीं चाहिए आपकी और हमदर्दी। जितनी चाहिए थी आपने कर दी, मज़ीद की मुझे ज़रूरत नहीं। वो कहती हुई हॉल की तरफ बढ़ गई। खुजान अहद ने आंखें सुखेड़ कर उसकी पुश्त को देखा। दूसरी तरफ, निशी बेटा, आप बाहर क्यों बैठी हैं? ठंड लग जाएगी। असद साहब ने उसे बाहर गार्डन में बैठे देखकर फिक्रमंदी से कहा। बाबा, अच्छा लगता है सर्दी की शामों में बाहर बैठना और गरम गरम चाय पीना। उसने हल्की सी मुस्कान से उनके हाथ थामते हुए प्यार से कहा। तो चाय कहाँ है? उन्होंने पूछा। पापा, नहीं, मम्मी ने किचन में मुझे घुसने से मना कर दिया है। कहती है तुम बहुत गंद डाल देती हो किचन में। झूठ मूठ के आंसू लाते हुए उसने बेचारगी से कहा। सबीन बेगम, असद साहब ने दांत पीसे। बेटा जाओ, आप चाय बनाओ और अपने पापा के लिए भी बनाओ, मैं पूछता हूँ सबीन से। वो कहते ही अंदर की जानिब बढ़े। यशमीना मुस्कुराई, फिर जल्दी से किचन की तरफ दौड़ गई। ईशी को किचन में जाने से मना क्यों किया है तुमने? सबीन बेगम, जो नीम दराज नाइटी पहने टीवी देख रही थी, असद साहब की आवाज़ पर उठी। हाँ, मना किया है, क्योंकि वो किचन में जानबूझकर हर चीज़ फैला देती है, और वैसे भी चाय पी पी कर मोटी हो चुकी है वो। सबीन बेगम ने सर्द लहजे में कहा। उफ़ सबीन बेगम, मेरी बेटी जो मर्जी करे, ये घर चाहे तुम्हारा है, लेकिन ये घर चलाने वाला उसका बाप है, असद साहब ने चिल्ला के कहा। पापा, चाय यहाँ पियेंगे या बाहर? उसने अंदर आते हुए मासूमियत से पूछा। बाहर पीते हैं बेटा, असद साहब कहकर उसे लिए बाहर की तरफ बढ़ गए। उसने पलटकर मुस्कुराकर उन्हें देखा, जो गुस्से से लाल पीली होती बैठी थी। ईशी से पंगा नॉट चंगा। वो आंखों ही आंखों में उन्हें जतलाना नहीं भूली थी। दूसरी तरफ, भाभी, यूं नहीं जा रही हूँ, कुछ दिन तक छोड़ दूंगी। 1 हफ्ता पहले दरख्वास्त देनी पड़ती है, वरना जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। उसने लाउंज में बैठी अदीला बेगम से कहा। अदीला बेगम सर झटक कर मॉर्निंग शो की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो ग्लासेस उतारता यूनी में एंटर हुआ। क्लासरूम के दरवाजे से गुजरता वो ठहरा, फिर उल्टे कदम चलता वो दरवाजे के सामने आया, जहाँ वो ब्लू मार्कर से वाइट बोर्ड पर कुछ तेज़ी से लिख रही थी। हाफ वाइट चादर ओढ़े और ब्राउन लटे हमेशा की तरह चादर से बाहर झांक रही थी। वो ग्लासेस उतारता गैर इरादी तौर पर उसे देखने लगा। अलीशा ने सुर्ख चेहरे से दोनों को देखा। गुस्से से हाथ में पकड़ी कार्बन पेंसिल तोड़ चुकी थी। पैमान ने दरवाजे में देखा, जहां वो खड़ा था। पैमान उसे देखते ही चौंकी, फिर संभल कर क्लास की तरफ मुतवज्जा हो गई। खुजान अहद ने होठ भींचे, फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। पैमान ने साकित नज़रों से खाली कॉरिडोर को देखा। दिल बहुत परेशान सा था। ऐसे लगता था जैसे कुछ होगा, बहुत बुरा होगा। वो पसीना साफ करती टेबल पर पड़ा पानी से फुल ग्लास चढ़ा गई थी। उसे पानी पीते देखकर अलीशा के होठों पर शातिर सी मुस्कुराहट चमकी थी। पैमान बैग कंधे पर रखे क्लासरूम से बाहर आई। दरवाज़ा पार करती वो रुकी। सामने ही वो वाइट शर्ट पहने, ब्राउन पैंट में अपनी सहरंगेज शख्सियत से उसे हर बार ठटका देता था। वो उस साइड से गुजरने लगती तो उस तरफ हो जाता, वो दूसरी साइड होती तो वो दूसरी तरफ हो जाता। मिस्टर मीर, आप क्या चाहते हैं? उसने गहरा सांस लेते हुए पूछा। मुझे हरगिज़ नहीं पसंद कि कोई खुजान अहद को इग्नोर करे, मिस खलील, संजीदगी से कहता वो उसे खुद को देखने पर मजबूर कर गया था। मैं आपसे मैच, उसकी बात वो उसके होठों में ही थी। वो रोक चुका था। उसके होठों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। पैमान ने आंखें झुकाकर अपने होठों पर धरी उसकी उंगली को शिथिल होकर देखा। एक आम सी लड़की की तवज्जो चाहता था पैमान के लिए ये बात हैरत अंगेज थी। आप हटे, मुझे घर जाना है, उसने उसकी उंगली को अपने होठों से हटाते हुए धीमे से लहजे में कहा। वो संजीदगी से उसे देखे गया, फिर एकदम पलटकर बाहर चला गया। पैमान ने दीवार से टेक लगाकर उसकी पुश्त को आंखों में नमी लिए देखा। वो गहरा सांस लेती हुई पलटी। जब छिटक कर रुकी, सामने ही सबा खड़ी थी। पैमान ने चादर ठीक की, हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाते हुए वो उसके पास से गुजर गई। सबा ने पलटकर पैमान की पुश्त को देखा। तो सर को मैम में दिलचस्पी है, सबा सदमे से बड़बड़ाई। पैमान को जलन सी हो रही थी गले में। वो खुश्क गला तर करती हुई पार्किंग में आई, जहां मनान को देखकर खुशी से उसकी तरफ बढ़ी थी वो। तुम कब आए? उसने मोहब्बत से उसे देखते हुए पूछा। मैं 2 घंटे पहले। सोचा अपनी फुप्पी को ले आऊं।
मनान ने बाइक स्टार्ट करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। पैमान ने मोहब्बत से उसके बाल बिखेरे। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। पैमान ने उसके पीछे बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा। देखे, आपने मिस किया और मैं जिन की तरह हाजिर हो गया, उसने आईब्रो उचकाकर कहा। पैमान मुस्कुराते हुए उसकी बेतुकी बातें सुनती रही। किसी ने संजीदगी से उसे पार्किंग से मुस्कुराते हुए कमसिन लड़के के साथ जाते देखकर मुठ्ठियां भींची थी। आप कुछ खाएंगी? मनान ने गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रोकते हुए पीछे पलटकर उससे पूछा। नहीं, गला ख़राब सा लग रहा है, तुम घर ही चलो, कुछ देर आराम करूँगी, पैर भी सूज चुका है। पैमान ने परेशानी से पैर को देखते हुए कहा। ओह, डॉक्टर के पास चले? मनान ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, उसके होठ साकित हो गए। गाड़ी में बैठे खुजान को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर वो थोड़ी पर हाथ की मुट्ठी बनाए रखे उसे ही देख रहा था। पैमान ने चादर से झांकती हुई लटों को कान के पीछे अड़सा। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, उसने मनान की सवालिया नज़रों के जवाब दिया। खुजान को ये लड़का कुछ देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी ये लड़का उसने कहाँ देखा था। ट्रैफिक खुलते ही वो तेज़ी से बाइक को वहाँ से निकाल ले गया। पैमान ने पीछे की तरफ रुख करते हुए उसे देखा, जो मुखालिफ सिफ्त में गाड़ी मोड़ गया था। पैमान तब तक देखती रही जब तक उसकी गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। खुजान के नकोश उसके सामने लहराए थे, जिस पर उसके होठों पर अनजानी सी मुस्कुराहट आई थी। पता नहीं वो शख्स उससे खुद से गाफिल क्यों कर देता था, पैमान ने संजीदगी से सोचा। अब दूसरी तरफ ईशी ने हैरत से अपने बैग को टटोला। असाइनमेंट तो उसने बैग में ही रखी थी, फिर कहाँ गई? सर, मेरी असाइनमेंट। महीज़ ने खड़े होते हुए असाइनमेंट सर को दी। जो रह गया है वो भी जमा करा दे जल्दी से। सर ने संजीदगी से सारी क्लास को मुखातिब किया। सर, मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही, लगता है किसी ने चोरी कर ली है, यशमीना ने खड़े होते हुए सर को बताया। डिस्कस्टिंग, ना बनाने का अच्छा बहाना है। यशमीना, कोई और बहाना नहीं मिला था आपको? सर ने उसे घूरते हुए पूछा। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बनाया था और याद से बैग में भी डाला था, उसने संजीदगी से कहा। क्लास से बाहर निकल जाए, सर ने संजीदगी से कहा कि वो सज़ा के तौर पर स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकाल देते थे। ईशी ने उसे देखा, जो होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट सजाए ईशी को आग लगा गया था। सर, मेरी असाइनमेंट इसने चोरी की है, ईशी ने बहुत यकीन से सर को मुखातिब करके उसकी तरफ इशारा किया, जिसने चेहरे पर बहुत हैरत वाले तासुरात सजाए थे। सर ने उसे देखा, जो संजीदगी से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। सर, मैं ऐसा क्यों करूँगा? यशमीना असदुल्ला को शायद कोई गलतफहमी हुई है, महीज़ ने बहुत मासूमियत से कहा। सर, ये झूठ बोल रहा है, मेरे नोट्स इसी ने चोरी किए हैं, मुझे इसके बैग की तलाशी चाहिए, उसने खूंखार तासुरात से उसे देखते हुए कहा। आसिम, तलाशी लो इसकी, सर ने आसिम से कहा, जिसने परेशानी से उसे देखा था, जो भोलेपन से अपना बैग उसे पकड़ा चुका था। ईशी ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। आसिम, सबके सामने उसके बैग की तलाशी लो, ईशी ने उसे घूरते हुए कहा। आसिम, जैसा यशमीना असदुल्ला कहती है वैसा करो, महीज़ ने कहा। आसिम ने उसका बैग नीचे उल्टा किया, जिसके नतीजे में उसकी सारी चीज़ें बैग से निकलकर नीचे गिरी थी। यशमीना ने आगे बढ़कर उसकी सारी नोट्स बुक को देखा, बैग की सारी पॉकेट देख ली, लेकिन नोट्स बरामद नहीं हुए थे। यशमीना, मिले नोट्स? सर ने पूछा। नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है इसी ने कहीं छुपा दिए हैं, ईशी ने रोने वाले चेहरे से कहा। यशमीना, क्लास से बाहर चली जाए, बहुत टाइम वेस्ट करा दिया है आपने क्लास का। सर के गुस्से से कहने पर वो जाते जाते खबीस मुस्कुराहट वाले को धक्का मारना नहीं भूली थी। सॉरी, गलती से मार दिया था, वो माजरत करती हुई बाहर निकल गई। महीज़ ने दांत पीस कर उसे देखा। खुजान ने फ़ोन कान से हटाकर ममा को देखा, जो अपने इर्द गिर्द बहुत सी अशिया बिखराए बैठी थी। यस मॉम, उसने आईब्रो उचकाकर पूछा। बेटा, ये सेट कैसा है? ये सेट पता है मैंने कब बनवाया था? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भारी सेट उसे दिखाते हुए पूछा। मैं जानता हूँ मॉम, जब आप डैड के साथ हज करने सऊदी अरब गई थी तब आप लाई थी वहाँ से, उसने आयला को सीने से लगाते हुए संजीदगी से कहा। तुम्हारे डैड को ये पसंद आया था, उन्होंने कहा, आयला, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं अपनी बहू के लिए लूँगा। और मैं बहुत हंसी थी कि हमारा बेटा तो अभी 5 साल का है। उन्होंने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, बड़ा भी तो होगा इंशाल्लाह, आयला कहते हुए रो दी। मॉम, डोंट क्राई, उसने उनके आंसू अपनी चौड़ी हथेलियों से साफ करते हुए धीमे से कहा।
बेटा ये हार मैं तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारे डैड की तरफ से पहनाऊंगी। मम्मा ये हार मैं रख लूँ? उसने हार उनके हाथ से लेते हुए संजीदगी से पूछा। लेकिन बेटा ये मैं ईशा को पहनाऊंगी परसों, आयला ने कहा। मॉम आप उनमें से उसे कुछ भी पहना दे, ये हार मुझे दे दे, उसने हार को गौर से देखते हुए कहा। अच्छा रख लो, खुद पहनाना चाहते होंगे, उन्होंने शरारती मुस्कान से पूछा, जिस पर वो आईब्रो उचकाकर हल्की सी मुस्कान से उन्हें देखने लगी। दूसरी तरफ पैमान ने सुर्ख आंखों से गले में होती जलन को ठंडे पानी से कम करना चाहा, लेकिन जलन थी कि बस हुए जा रही थी। वो बेड से उठकर लाउंज में आई। किचन की छोटी बत्ती जलाकर उसने पानी की छोटी बोतल फिनिश कर दी थी। अपने कमरे में आई, लेकिन वो वही दहलीज पर ही रुक गई थी। आप? उसने बेड पर ब्लैक ड्रेस में बैठे वजूद से पूछा। वो संजीदगी से मुस्कुराया। हुजान अहद मीर, वो कहता हुआ उसके करीब आया। आपके पाँव का दर्द कैसा है? उसने उसके पाँव को देखते हुए पूछा। अच्छा है, आपने पूछा, मैंने बता दिया, अब आप जा सकते हैं। पैमान ने कंधों पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए संजीदगी से कहा। जा रहा हूँ, लेकिन आपको आपकी अमानत देने के बाद। मेरी अमानत? पैमान भोलेपन से बड़बड़ाई। आपकी अमानत, जो मेरे डैड ने आपके लिए दी थी। आई थिंक वो अमानत आप पर ही सूट करेगी। उसने कहते ही जेब से हार निकाल कर उसकी हथेली सीधे करते हुए उस पर रख दिया। पैमान ने हैरत से अपनी हथेली पर सोने से चमकते हार को देखा। आपके डैड तो फौत हो चुके हैं, आपने कब्रिस्तान में बताया था उस दिन, पैमान ने उलझते हुए हार को देखकर कहा। लेकिन ये हार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बहू के लिए ख़रीदा था। हुजान ने पॉकेट में हाथ डालकर संजीदगी से उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए कहा। तो ये नेकलेस आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप ही अपनी बीवी को देना, मैं तो आर्जी बीवी हूँ ना, उसने नेकलेस उसे देते हुए बेतासुर लहजे में कहा। आर्जी हो या अब्दी, ये हार आपका ही रहेगा, दैट्स इट, उसने कंधे उचकाकर कमरे को देखते हुए लापरवाही से कहा। पैमान ने हैरत से उसकी बात सुनी, फिर गहरे गहरे सांस लेती वो वॉशरूम में भागी थी। सिंक पर झुकते हुए उसे उबकाई सी आई थी। हुजान ने हैरत से वॉशरूम के खुले हुए दरवाजे को देखा। पैमान ने हैरत से अपने सुर्ख होठों को छुआ, जिन पर खून लगा हुआ था। वो सिंक में भी खून था। उसे खून की उल्टी आई थी। पैमान ने जल्दी से सिंक में पानी बहाया। टिश्यू से होठ साफ करती हुई वो बाहर आई। क्या हुआ था आपको? एवरीथिंग इज़ ओके? उसने उसके पास आते हुए परेशानी से पूछा। वो उबकाई आई थी, ज़्यादा खा लिया था ना, इसलिए, पैमान ने जल्दी से नज़र झुकाते हुए कहा। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर संजीदगी से हार उसके हाथ से पकड़ा। पैमान ने एक पल को हैरत से अपने खाली हाथ को देखा, फिर उसे, जो हार लेता हुआ उसके पीछे आया था। नरमी से चादर उसके सर से हटाता वो उसकी चोटी को एक कंधे पर करता, बिना उसे संभलने का मौका दिए। हार उसकी गर्दन में पहना चुका था। उस नेकलेस की हिफाजत करिएगा, ये हार मेरे डैड की निशानी है आपके पास। पैमान ने हैरत से पलटकर उसे देखा, जो बात कहकर रुका नहीं था। खिड़की से टेरेस पर वो छलांग लगाता, फिर नीचे गार्डन में कूद चुका था। पैमान नेकलेस पर हाथ रखती हुई मिरर के सामने आई। वाइट गोल्ड का हार उसकी गर्दन में चमक रहा था। पैमान के होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी। उसने जल्दी से चादर कंधों से उतारी और सर पर जमाई। भीगी आंखों से खुद को मिरर में देखती वो हैरान थी कि कोई उससे भी अहमियत दे सकता था। बाबा, आपने देखा, कोई फिक्र करता है आपकी पैमान की, उसकी चोट की। आपने देखा, आपकी बेटी के होठों पर मुस्कुराहट आई थी। बाबा, ये वो शख्स है जिसे देखकर मैं पहली बार ठिठकी थी, और मैं हैरान थी कि कोई शख्स इतना शानदार कैसे हो सकता है। बाबा, आपकी बेटी का दिल धड़का था इसके लिए। वो उनकी तस्वीर को गोद में रखती मुस्कुराकर कह रही थी। तस्वीर में मुस्कुराते बाबा, उसे ऐसा लगा वो हकीकत में मुस्कुराए थे। बाबा, आपकी पैमान मर जाती, लेकिन किसी से ये ना कहती कि मुझसे शादी कर लो। मैं तो उस दिन उससे हेल्प लेने गई थी, निकाह का तो मेरे ख्याल में भी नहीं था, लेकिन जब वो सामने आया तो खुद ब खुद होठ वो कह गए जो दिल में कहीं था। बाबा, मैं क्या करूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब उसने मेरी इंसल्ट की तो एक पल को दिल किया मैं मर जाऊँ, सबकी टेंशन ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं रुक गई, पता नहीं क्यों। वो दिल की हर बात उन्हें बताने की आदी थी, वही उसके दोस्त थे। बाबा, आपकी पैमान तकलीफ़ में है बाबा, उसने होठों से बहते खून को उंगली के पोर में लेते हुए रोए हुए लहजे में कहा। खिड़की में खड़ा वजूद, जो उसके पाँव के लिए लाई हुई क्रीम देना भूल गया था, साकित सा था। किसी के लफ्ज़ों पर
लफ्ज़ों में इतना दर्द भी हो सकता है, ये उसने पहली बार देखा और सुना था। पैमान की पुश्त थी उसकी तरफ। वो गहरी सांस लेता हुआ पलट गया। पैमान ने हैरत से अपने लबों से बहते हुए खून को देखा, जो उसके बाबा की तस्वीर पर भी गिरने लगा था। वो जॉगिंग करता हुआ रुका। महीज काफ़ी पीछे रह गया था उससे। भाई, कैसे इतना फास्ट भाग लेते हो आप? महीज ने घुटनों पर हाथ रखते हुए हाँफ कर कहा। कम खाया करो, उसने बिखरे बालों को पेशानी से पीछे करते हुए खोए खोए लहजे में कहा। भाई, कहाँ खाता हूँ मैं ज़्यादा, बस नाश्ता, लंच और डिनर ही तो करता हूँ, उसने सर झटकते हुए मासूमियत से कहा। मुंह बंद रखो अपना, वो कहता हुआ पानी की बोतल मुंह से लगाता गाड़ी में बैठा। महीज भी जल्दी से गाड़ी में उसके साथ बैठ गया। भाई, आपकी ज़बान को जंग लग जाएगा किसी दिन, उसने तनक कर कहा, और तुम्हारी किसी दिन काट दी जाएगी, उसने मोबाइल में मसरूफ़ होते हुए उसे घूर कर कहा। महीज ने मुंह बनाकर अपने सड़ील शक्ल वाले भाई को देखा। ड्राइवर, मलिक दाऊद के घर चलो, उसने संजीदगी से मोबाइल को देखते हुए कहा। भाई, कहाँ जाना है? उसने भाई के परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा। मुँह बंद रखो, उसने संजीदगी से बाहर के मनाजिर को देखते हुए उससे कहा। ड्राइवर, फास्ट ड्राइव करो या फिर भूल चुके हो ड्राइव करना? सुस्त लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, उसने गुस्से से कहा। भाई, क्या हो गया है? गाड़ी तो स्पीड से दौड़ रही है, महीज ने हैरानी से कहा। गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी थी। वो तेज़ी से बाहर निकलता दरवाजे की तरफ बढ़ा। महीज ने अपने भाई के पीछे दौड़ लगा दी। वो सब नाश्ता कर रहे थे जब उसे देखकर मलिक दाऊद गुस्से से खड़ा हुआ। तुम फिर आ गए ढीठ इंसान, एक बार का कहा समझ में नहीं आता क्या? उन्होंने गुस्से से पूछा। मुझे आपकी बहन से मिलना है, प्लीज़ बुला दे उन्हें, उसने संजीदगी से ब्लैक ग्लासेस गिरबान में अटकाते हुए कहा। दफ़ा हो जाओ खबीस इंसान, मेरी बहन का नाम लिया तो ज़बान काट कर हाथ में दे दूंगा। निकाह क्या हो गया है, तुम तो सर पर ही सवार हो गए हो, मलिक खावर फनकारता उस पर। महीज ने हैरत से उनकी बातों पर अपने भाई को देखा, जो आईब्रो उचकाकर उनकी बातें सुनता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। सब ने हैरत से उसकी जुर्रत देखी, जो बोतल पर कैप लगाता हुआ तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। महीज भी अपने भाई के पीछे दौड़ा। तुझे आज नहीं छोड़ूंगा खबीस इंसान, मलिक खावर पिस्तौल पकड़कर उसके पीछे गुस्से से गया था। बाकी सब भी उनके पीछे ही लपके थे। वो उसका कमरा खोलता हुआ अंदर आया। मुखालिफ सिमत पर हाथ पैर छोड़े बेड पर लेटी हुई थी। वो बोतल वहीं फेंकता हुआ उसके सामने आया, पर वो उसे देखकर 4-5 कदम पीछे हो गया। दूसरी तरफ, इसी में चाहता हूँ मैं अपनी बेटी की शादी अपनी ज़िंदगी में करूँ। बेटा, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर का करना चाहता हूँ, जहाँ मेरी बेटी खुलकर जिए। असद साहब ने उसे अपने सीने से लगाते हुए भर्राए हुए लहजे में कहा कि कल रात उन्हें मिनी हार्ट अटैक हुआ था, जिससे वो काफ़ी डर गए थे। पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अल्लाह आपको मेरी भी ज़िंदगी लगा दे, यशी ने आंखों में आए आंसू साफ करके कहा। बेटा, जाना तो है ना अपने वक्त पर। मैं चाहता हूँ तुम्हें मजबूत हाथों में सौंप कर जाऊँ। पापा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, वरना मैं ऊंचा ऊंचा रोने लग जाऊँगी, यशी ने मुंह बनाते हुए उन्हें धमकी दी। अरे रोए मेरी बेटी के दुश्मन, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में आती सबीन ने दांत पीसे थे उनकी बात पर। बेटा, आपको सलमान कैसा लगता है? उन्होंने उससे पूछा। पापा, मुझे वो जहर लगता है, बंदर कहीं का, और उनके घर में सब मेरे खाए पिए पर नज़र भी रखते हैं, और तो और मामी मुझे मोटी भी कहती है, उसने जल्दी जल्दी कहा कि कहीं असद साहब अभी ही उसका निकाह ना पड़वा दे। असद साहब ने संजीदगी से उसे देखकर सर हिलाया। सबीन ने मुंह बनाया बाप बेटी की मोहब्बत पर। दूसरी तरफ, सफ़ेद चादर पर सुर्ख खून के धब्बे बड़े वाज़ेह थे। वो तस्वीर को सीने से लगाए हुए थी। एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था और दूसरे हाथ से तस्वीर सीने से लगा रखी थी। खुले बाल सारे बेड पर फैले हुए थे। मुंह से निकली खून की धार सूख चुकी थी। महीज ने हैरत से अपने भाई का चेहरा देखा, जो सफ़ेद पड़ चुका था। मलिक खावर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन बहन की हालत देखकर वो भी साकित रह गया। उनके हाथ से पिस्तौल छूटकर ज़मीन बोस हो गई थी। सब ने हैरत की ज़्यादती से उसे देखा था, जिसमें ज़िंदगी की नमक बहुत कम बची थी या शायद ख़त्म हो चुकी थी। खूजान पागलों की तरह उसके पास आया, उसे बाहों में उठाता हुआ बाहर की तरफ भागा। पीछे पीछे सब हैरत से निकलते हुए उसके पीछे दौड़े थे। यू बास्टर्ड, तुम मुझसे कह रहे हो ये केस तुम नहीं लोगे? तुम्हारा तो बाप भी लेगा, उसने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर कुर्राकर कहा। देखिए सर, ये पुलिस केस है, डॉक्टर मिनमिनाया। शट अप, इसका इलाज करो, वरना कल का सूरज तुम्हारा इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन लेकर आएगा, उसने दांत पीसकर कहा। महीज ने हैरत अपने भाई की बिखरी हालत को देखा।
ओके ओके करता हूँ मैं, डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। हुजान ने स्ट्रेचर पर साकित वजूद को सपाट से अंदाज में देखा। वार्ड बॉय स्ट्रेचर को घसीट कर ऑपरेशन रूम में ले गए थे। भाई आप टीचर को कैसे? महीज को समझ नहीं आ रहा था क्या पूछे। हुजान जवाबन चुप रहा। कुछ ही देर में उसके भाई और भाभी अभी वहां पहुंच गई। मलिक खावर और मलिक दाऊद से उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे। हुजान की साकित नज़रों में रात के पल घूम गए थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया है। वो तो दिल के घबराने पर उसके घर में आया था। हुजान अहद मीर अपनी बिखरी हालत से खुद भी अनजान था। ऑपरेट रूम से 1.5 घंटे बाद डॉक्टर निकला। जब वो तेज़ कदमों से डॉक्टर के पास आया, वो ठीक है ना? क्या हुआ था उन्हें? उसने संजीदगी से जल्दी जल्दी पूछा। डॉक्टर ने होठ भींचकर उसे देखा। चुप क्यों हो तुम डॉक्टर? जो बात है वो बताओ। कैसी है वो? ठीक तो है ना वो? हुजान ने डॉक्टर के चेहरे को देखते हुए गुस्से से पूछा। बात यह है कि उन्होंने पानी में मीठा जहर लिया है, या शायद किसी ने दिया है, अल्लाह बेहतर जानता है। डॉक्टर के कहे अल्फाज सब पर बिजली बनकर बरसे थे। खावर ने परेशानी से दाऊद को देखा, जो खुद काफ़ी परेशान हो गए थे। हुजान का चेहरा सफ़ेद पड़ा था डॉक्टर की बात सुनकर। खून भी उनके मुंह से बहुत बह चुका था। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ख़त्म करता है, और उनका गला बहुत मुतासिर हुआ है। उन्हें बोलने में बहुत दुश्वारी होगी। वो जब भी बोलेगी उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। मादा वॉश कर दिया है, अब देखे होश कब तक आता है उन्हें, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया, पीछे सबको साकित छोड़कर। महीज ने परेशानी से अपने अकड़ों से भाई को देखा। महीज पुलिस को फ़ोन करो, ये कत्ल का केस है, उन्हें किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। हुजान की बेतासुर लहजे पर उसके भाई चौंके। महीज ने सर हिलाकर फ़ोन निकाला। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जैसी भी है हमारी बहन है, और यही इल्ज़ाम तो हम तुम पर भी लगा सकते हैं, मलिक खबर ने फनकार कर कहा। वो सर्द नज़रों से देखता उन तक आया। जिस दिन मुझे पता चला कि जहर आप लोगों ने उसे दिया था, वो दिन आप लोगों का आखिरी दिन होगा, ये वादा है हुजान मीर का। वो सर्द नज़रों से कहता हुआ शीशे के पास आया, जहाँ वो आंखें मूंदे गाफिल सी पड़ी थी। ड्रिप्स दोनों बाजुओं पर लगी हुई थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उस लड़की ने शायद बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। हुजान की आंखों में रात का मंजर घूम गया। उसने ज़ोर से मुक्का दीवार पर बरसाया। भाई कर दिया है फ़ोन, आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, महीज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा। महीज घर जाओ, और अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना इमरजेंसी में आउट ऑफ सिटी हो गया हूँ। उसने बिना उससे नज़रें हटाए महीज से कहा। भाई आप प्लीज़ बैठ जाए, ठीक हो जाएंगी मिस, महीज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर परेशानी से कहा। ठीक तो होना ही है इन्हें, उसने दिल में कहते हुए अपने भाई को देखा। घर जाओ बच्चे, मैं आ जाऊंगा कल, उसने शफकत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। महीज सर हिलाकर उसके गले लगा, फिर एक नज़र मिस को देखकर चला गया। उसके भाई दीवार के साथ रखी चेयर पर बैठे थे, और वो दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसे देखकर कौन कह सकता था ये हुजान अहद मीर है, जो हर वक्त टिप टॉप से हुलिये में रहता था। पुलिस को उसने सख्ती से हिदायत दी थी इस केस को ईमानदारी से हैंडल करने की। पैमान को 2 घंटा बाद आईसीयू रूम से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। पैमान को रात के 11 बजे होश आया था। उसकी भाभियाँ चली गई थी। मनान भी तब से वहीं था। वो भी बहुत परेशान था। खुजान की तरह कभी बैठता तो कभी उठकर चक्कर लगाने शुरू कर देता। मलिक खावर और मलिक दाऊद के डेरे पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो दोनों चले गए थे। आप मेरी फूफू को कैसे जानते हैं सर? उसने पूछा। फूफू? उसने उस लड़के से सवालिया पूछा। जी, ये मेरी फूफू है, हम दोनों की एज में 3 या 4 साल का ही फ़र्क है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। उसने सर हिलाया, फिर बोला, योर फूफू इज़ माई वाइफ। मनान ने हैरत से उस शानदार शख्स को देखा, जो शक्ल से ही कोई शहज़ादा लगता था, और फिर उसके तौर तरीके भी तो शहज़ादे जैसे ही थे। सर, आपकी पेशेंट को होश आ गया है, नर्स के कहते ही मनान भागकर रूम में घुसा। हुजान ने सर हिलाया। सर, आप ये इंजेक्शन मंगवा दें कि ये हमारे हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं है इस वक्त, नर्स ने एक सफ़ेद नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो संजीदगी से सर हिलाकर कीज़ पॉकेट से निकालता बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने ही शाहान को देखकर वो रुक गया। सर, भाभी कैसी है अब? शाहान ने परेशानी से पूछा। बेहतर है सर, मैं यहीं हूँ, आप फ्रेश हो आए, शाहान ने उसे ट्राउज़र शर्ट में देखते हुए फिक्रमंदी से कहा।
आई एम ओके, तुम ये इंजेक्शन ले आओ। फूजान ने नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ओके सर, वो कहता हुआ तेज़ी से पलटा। फूजान रूम में आया था। वो साकित आंखों से उसे ही देख रही थी। जो आंसू मनान के आने पर भी नहीं बहे थे, वो उसकी आमद पर बह निकले थे। वो आंसू से रोते हुए सख्त तकलीफ में थी, गले में जैसे उसे आग लगी हुई थी। वो चुप सा उसे देखता रहा। क्या कहीं तकलीफ है? उसने नर्म लहजे से पूछा। उसने सर हिलाया। उससे बोला नहीं जा रहा था। फूजान झुका, फिर धीमे से उसके फफड़ाते हुए होठों पर उंगली रखी। मत बोले, आपका गला दुखेगा। चुप रहे, इस वक्त आपको तकलीफ होगी। चुप रहने से आपको तकलीफ कम होगी। बेबसी से वो फिर रोती थी। फूजान की आंखें सुर्ख हुई थी। क्या थी वो लड़की जो उसे खुद से मजबूती से बांध चुकी थी? वो कोई अनोखी ही लड़की थी। वो आम लड़की नहीं थी, लेकिन वो ख़ास दिल की ज़रूर थी। फूजान ने उसके आंसू अपनी उंगली के पोरों से साफ किए। रिलैक्स रहे, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगी। उसने धीमे से झुके हुए ही उसे समझाया। उसने सर हिलाया, लेकिन उसकी इतनी तवज्जो पर फिर से आंसू उसके बहने लगे थे। फूजान मीर ने बहुत ज़ब्त से उस कांच सी लड़की को देखा। जिसने भी किया है ये, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। वो होठ भींच कर दिल ही दिल में खुद से बोला था। नर्स ने आकर उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो कुछ ही लम्हों में भीगी आंखों से नींद की वादी में खो गई थी। अपने नए फ्लैट में वो फ्रेश होकर बड़ी से ग्लास वॉल के पास खड़ा था। हाथ में ब्लैक कॉफ़ी का मग था। सर, पुलिस सुनी भी गई थी, लेकिन वहाँ के सीसीटीवी कैमरों में कुछ खास नहीं मिला। बस मैम ने पानी पिया था और उन्होंने कुछ नहीं खाया था यूनी में। और घर आकर भी उन्होंने सिवाय पानी के और कुछ नहीं खाया पिया था। और डॉक्टर्स का कहना है उन्हें जहर पानी में मिलाकर ही दिया गया है, जबकि जो ग्लास हमें यूनी से मिला है उस पर सिर्फ मैम की उंगलियों के निशान हैं और ग्लास में जहर भी नहीं था। शाहान ने उसे ताज़ा रिपोर्ट से आगाह किया। और सर, आपकी मम्मा ने कहा है आप जहाँ भी हैं, आपको बता दूं कि 20 तारीख रात 8-7 बजे आपकी इंगेजमेंट के तकरीब है। शाहान ने हाथ पुश्त पर बांधते हुए संजीदगी से उसे बताया। भाड़ में जाए एंगेजमेंट। उसने कॉफ़ी का मग ग्लास वॉल पर मारते हुए सर से लहजे में कहा। दिल को कहीं सुकून नहीं था और ऊपर से ये मंगनी, डिस्कस्टिंग। वो गुस्से से कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शाहान ने हल्की सी मुस्कान से अपने सर की पुश्त देखी, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी इतना रिलैक्स रहता था कि ये गुमान होता था मानो ये उस पर नहीं किसी और पर ही मुसीबत आई हो जैसे। जबकि अब वो जब से हॉस्पिटल से आया था एक पल को नहीं बैठा था। वो कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था, सिवाय अभी एक मग कॉफ़ी के। वो अपने सर के पीछे गया। फूजान मीर गाड़ी में बैठ रहा था। वो भागकर उसके साथ जा बैठा। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उलझ कर पूछा। वो चुप ही रहा था। संजीदगी उसके नकोश से झलक रही थी, लेकिन जब गाड़ी को जाने पहचाने मोड़ पर मुड़ते देखा तो वो समझ गया कि वो पैमान खलील की हवेली जा रहा है। रात के 7:15 बज रहे थे। वो गाड़ी से निकलता हुआ तेज़ कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। हॉल में कोई नहीं था। लगता था सब अपने अपने कमरों में हैं। मनान और हरम तो पैमान के साथ पास थे। वो सीधा रूम में आया कि शायद कोई तो सुराग मिल जाए। वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर वो ठिठका। बेड से नीचे खून आलूद हार पड़ा हुआ था। वो उंगलियों से हार को उठाता साकित हुआ। हार पर शायद खून आलूद उल्टी के निशान थे। बहुत सारे टिश्यूज़ भी पड़े हुए थे जिनसे शायद वो खून साफ करती रही थी। जिंदगी में पहली बार किसी की बेबसी पर उसकी आंखें नमी से चमकी थी। वो उठा और कबर्ड की तरफ आया, जिस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। अंदर उसके सारे कपड़े, चादरें, बैग वगैरह लटक रहे थे। साइड में बहुत सारी किताबें भी पड़ी हुई थी। एक रोल हुए बड़े से साइज़ वाले कागज़ को उसने उठाया, जिसके इर्द गिर्द सुर्ख रंग का रिबन बंधा हुआ था। वो आहिस्ता से रिबन को खोलता उस कागज़ को सीधा कर चुका था। वो कागज़ को देखता 3-4 कदम सदमे से पीछे हुआ था। कागज़ पर बना स्केच उसे ठटका गया था, बल्कि उसे फना कर गया था। ऐसे ही 3-4 और अंदर कागज़ थे। वो हैरत ज़दा से अपने ही स्केच देखता रहा था, जिस पर वो ब्लैक शर्ट पहने, ब्लैक ही पैंट जेब तन किए, कान में ब्लूटूथ लगाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। दूसरे स्केच में वो उल्टे कदम लिए हुए था। शायद ही उसने तब बनाई थी जब वो उल्टे कदम चलता उसकी चोरी पकड़ चुका था। बाकी पेपर्स में उसके बाबा की स्केच थी। वो लड़की इतने अच्छे स्केच बनाती थी कि लगता है बंदा सामने खड़ा हो। उसके बाबा के स्केच पर कहीं कहीं धुंधले नक्श थे। शायद उसने ये रोते हुए बनाई थी। वो सब रोल्स को कांपते हुए हाथों से उन्हें रिबन में बांधने लगा।
वो कमरे से निकलने लगा जब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े अपने रुमाल को देखकर रुका। उसने रुमालों को तह करके रखा हुआ था। वो गहरी सांस लेता हुआ कमरे से निकला, लेकिन फिर रुका। वो बेड के करीब आया, झुककर उसकी बेड पर पड़ी वाइट चादर भी उठा ली, जिस पर छोटे छोटे खून के छींटे थे। वो लड़की कितनी अजियत में थी, लेकिन कोई अपना उसके पास नहीं था। वो नमी लिए आंखों से उसकी संग दिल हवेली से निकल गया था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।